हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई और नीट और उनकी बेसिक से तैयारी दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये आपको मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है नेचर ऑफ मैटर। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल चुका है, काफी पहले हमने वो कर लिया है। आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चंस का सेट था, आज के भी पार्ट में 20 क्वेश्चंस का सेट है। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। क्यों सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है? सोडियम मेटल मतलब हमारा Na। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और हाईली रिएक्टिव होने के कारण अगर आप इसे खुली हवा में रखते हैं तो भी इसमें आग लग जाती है। अगर आप इसे पानी में डालते हैं तो क्योंकि ये पानी से हल्का होता है, ये पानी के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, सो अगर हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने पानी भर रखा है और पानी में हमने सोडियम को डाला, एक टुकड़ा सोडियम, तो सोडियम पानी के ऊपर सरफेस पे आ जाएगा फ्लोट करता हुआ और यहां पे वो आग पकड़ लेगा। ओके, और यहां पे वो आग पकड़ लेगा। तो अब क्या किया जाए, सोडियम को कैसे सेफ रखा जाए? तो हम क्या करते हैं, सोडियम को, ये केरोसिन है, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। इससे क्या होता है, सी दिस इज केरोसिन एंड दिस इज सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल को हम लोग केरोसिन में रखते हैं क्योंकि सोडियम जो है वो केरोसिन से भारी होता है, मतलब केरोसिन हल्का है सोडियम से, तो आराम से सोडियम नीचे केरोसिन में डूब जाता है। एयर के कांटेक्ट में ना रहने के कारण उसमें आग नहीं लगती। दैट इज व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ओके, नेक्स्ट, a reaction of decomposition of a compound AB accompanied by absorption of some heat energy। मतलब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है AB की जिसमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। ये जो स्टेटमेंट है अब्सॉर्प्शन ऑफ सम हीट एनर्जी, इससे मैं ये समझ जाता हूं कि जो मेरी रिएक्शन है वो कैसी है, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच? ठीक है, तो डेल एच का साइन यहां पे चेंज इन एनर्जी का साइन क्या होगा? द साइन वुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा। सो हम बोलेंगे कि डेल एच वुड बी पॉजिटिव, द साइन वुड बी पॉजिटिव। क्लियर? सो एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वहां पे साइन नेगेटिव होता है। ओके, डेल एच का। What is sublimation? Give some examples. Okay, तो sublimation क्या है? Sublimation का मतलब है conversion of solid directly to gas and vice versa, मतलब उल्टा, सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्जन होना और गैस का वापस सॉलिड में सीधा कन्वर्जन होना विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड स्टेट या विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, जिसमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन ही नहीं हो रहा, सॉलिड से सीधा गैस, गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, तो हम कुछ के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कि जैसे हमारा सबसे फेमस तो है कैम्फर, कपूर। ओके, कैम्फर जो है वो सब्लाइम सब्सटेंस है। उसके बाद हमारे पास है NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है आयोडीन, ओके, एटसेट्रा। तो ये हमारे सब्लाइम सब्सटेंसेस हैं। अगर आप देखते होंगे कि नैफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जिन्हें हम लोग फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, जो वॉश बेसिन वगैरह में यूज होती हैं, या गर्म कपड़ों को स्टोर करने के लिए जब हम दीवान वगैरह में घरों पे गर्म कपड़ों को स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे नैफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। व्हाइट कलर की बॉल्स होती है, इसमें से खुशबू आती है, वो भी सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस के जो सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो चलिए एक जगह पे हम लोग लिखते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस
और दूसरे साइड पे हम लिखेंगे केमिकल चेंजेस। ठीक है, सो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। देखिए फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। अगर किसी चीज के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आना मतलब किन किन चीजों में चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है उसके कलर में, चेंज हो सकता है उसके स्टेट में, साइज में, शेप में, डेंसिटी में, वॉल्यूम में। ये सब जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो हम बोलते हैं कि भाई उस सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हुआ है। ओके, और केमिकल के लिए हम बोलते हैं चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब क्या कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, मतलब जो उस सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला है, उस केमिकल फॉर्मूला में चेंज आता है। ठीक है, सो कोई चीज जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा मिल्क, तो मिल्क किस में कन्वर्ट हुआ? मिल्क गॉट कन्वर्टेड टू कर्ड। जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब मिल्क में पहले क्या था? मिल्क में पहले था लैक्टोज शुगर। मिल्क में पहले था लैक्टोज शुगर और कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। तो किससे किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रॉम शुगर टू एसिड कन्वर्जन हुआ। इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। पहले भाई लैक्टोज शुगर थी, अब वो एसिड है, तो केमिकल फॉर्मूले में, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया, तो ये केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आगे देखिए नेक्स्ट, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज में। अगर आपने कांच को पटक दिया और कांच को तोड़ दिया तो कांच टूटने के बाद भी कांच ही रहेगा, उसमें कोई चेंज तो आया नहीं। कांच टूटने के बाद लकड़ी बन गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। तो कांच पहले भी था, टूटने के बाद भी वो कांच है, तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि मिल्क का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था, पहले लैक्टोज शुगर थी, अब वो लैक्टिक एसिड बन गया, तो चेंज हुआ ना, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। सो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में हम बोलते हैं जनरली, ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं। जनरली रिवर्सिबल होते हैं मतलब आप इसे वापस से रिवर्स कर सकते हो। लाइक आइस से आपने वाटर बनाया और आप वाटर से वापस आइस बना सकते हो। आइस को गर्म करके वाटर बना दिया, वाटर को ठंडा करके वापस आइस बना दो, ऐसा भी कर सकते हैं हम, है ना। सो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है ये। ओके, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर इररिवर्सिबल। ये इररिवर्सिबल होते हैं, बट आप केमिकल मेथड से कुछ चेंजेस को वापस से रिवर्स कर सकते हो। अब एक बार अगर दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लोहे में अगर एक बार जंग लग गई तो जंग को अब आप वापस से लोहा नहीं बना सकते। ठीक है, सो ये चीज है, तो आप केमिकल मेथड से इन्हें रिवर्स कर सकते हो, अदरवाइज ये इररिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the different types of combination reactions? Give an example of each. Okay, so combination reaction basically 3 टाइप की होती हैं, 1, 2 और 3। देखिए पहला आता है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप समझते ही हो क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वेयर 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल चीजें जुड़ती हैं और कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनाती है। ओके, सो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन क्या है? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि भाई 2 एलिमेंट्स, एलिमेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हुआ और एक कॉम्प्लेक्स चीज बनी। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं S प्लस O2 गिव्स SO2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एलिमेंट और एलिमेंट कॉम्बिनेशन। ओके, सेकंड आता है हमारा कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन।
अब कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड साथ में जुड़ते हैं, कैसे? लाइक CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से मिलाओगे तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस, तो बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जुड़ा और उसने प्रोडक्ट बनाया, दिस इज कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। और तीसरा आता है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन, जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए O2 प्लस SO2, ओके, O2 प्लस O2 ये हो गया गिव्स 2SO3। अब आप देखिए क्या हुआ, एक कंपाउंड है एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट और ये कंपाउंड ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाया। तो ये है तीन तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Suggest the possible methods of separation of liquid gas mixtures. Explain each method with an example. आपने क्या करना है, यहां पे वो मेथड्स बताने हैं जिससे आप एक लिक्विड और गैस के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड तो इसमें आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें आप अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हो, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हो तो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टेम्परेचर्स पे निकल जाते हैं। ए और बी दो चीजें मिली हुई थी, आपने अलग अलग टेम्परेचर पे उसे हीट किया तो ए का इवेपोरेशन पहले हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, और बी का इवेपोरेशन थोड़ा बाद में हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है, इससे आप एटमॉस्फेरिक गैसेस को अलग कर सकते हो। कैसे? आखिर में लिक्विड मिक्सचर बनता है, लिक्विड मिक्सचर से हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन को गैसियस फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन को अलग लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप प्रेशर चेंज करके भी लिक्विड और गैस को अलग कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड और गैस को कैसे अलग कर सकते हो प्रेशर चेंज करके? आपने एग्जांपल देखा होगा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप खोलते हो तो जैसे ही आप उसमें से प्रेशर को रिड्यूस करते हो, प्रेशर को कम करते हो, तो गैस जो है वो सोल्यूशन में से, लिक्विड में से निकल के बाहर आ जाती है। तो गैस तब तक अंदर है जब तक उस पर प्रेशर लगा है, जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो गैस भी निकल के बाहर आ जाती है, ओके। और एक और तरीका है, वैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने यहां लिख ही दिया है, बट आप थर्ड एक अलग से ऐसे मान सकते हो चाहो तो। वैसे चीज एक ही हो रही है, टेम्परेचर चेंज से। अगर आप थोड़ा सा किसी गैस लिक्विड की चीज को हीट कर देते हो, मिक्सचर को, जैसे पानी को आपने हीट कर दिया, तो पानी में जितनी भी डिसॉल्व्ड गैस होगी ना, वो गैस के फॉर्म में निकल के चली जाएगी। अभी वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है पानी में, जैसे ही आप उसे हीट करोगे तो पानी में से बबल्स निकल के आने लगेंगे। वो क्या है, एक्चुअल में सोल्यूबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो आप उसके मिक्सचर को हीट करके भी टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर देके आप निकाल सकते हो, अलग अलग कर सकते हो लिक्विड और गैस को। क्लियर? सो ये हो गए हमारे उसके एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल्स। ओके, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? एक तो हमारा करता है प्रेशर, बिल्कुल करता है प्रेशर, ओके। फिर आता है हमारा इम्प्योरिटीज, अगर आपने इम्प्योरिटीज ऐड कर दिए हैं तो, ओके। सो प्रेशर और इम्प्योरिटीज ये दोनों चीजें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती हैं। अगर आप प्रेशर कम ज्यादा कर दोगे, जैसे हमने पढ़ा है कि पहाड़ों पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है तो जो खाना है वो बहुत देर से कुक होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो गया है, तो खाना बहुत कम देर से कुक हो पाता है पहाड़ों में, ठीक है। ऐसे ही जब आप हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो प्रेशर और इंप्योरिटीज, अगर आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इंप्योरिटी ऐड कर दी है तो इंप्योरिटी ऐड कर दी है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इंप्योरिटी ऐड करती है तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट का, उससे नीचे आ जाएगा टेम्परेचर, और नीचे टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा कोई सब्सटेंस अगर आपने उसमें इंप्योरिटी ऐड करी है तो। और अगर किसी लिक्विड में आपने इंप्योरिटी ऐड करी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर? तो प्रेशर और इंप्योरिटीज तो हैं इन दोनों के लिए। इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन में हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, रादर हम बोलते हैं 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर,
अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन तेज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। जो बड़ा ओपन एरिया होता है उसमें इवेपोरेशन तेज होता है, और जो थोड़ा सा पतला छोटा एरिया होता है उसमें इवेपोरेशन जो है वो कम होता है। तो बड़े एरिया में जल्दी होता है इवेपोरेशन, कम एरिया में थोड़ा स्लो हो जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। सो सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। विंड स्पीड, विंड स्पीड मतलब अगर हवा तेज रहेगी तो तेज हवा में इवेपोरेशन जल्दी होता है, ठीक है, तेज हवा में इवेपोरेशन जल्दी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस, कि भाई हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये होता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी अगर हवा में वाटर वेपर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, तो विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन डिक्रीजेस या रिड्यूसेस। याद रखिएगा कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन कम होता है। और लास्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब ऑब्वियस सी चीज है, अगर मैं बोलूंगा अल्कोहल, जो हमारा इथाइल अल्कोहल होता है या इथेनॉल बोलते हैं जिसको, उसे खुला रखोगे बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा, पानी थोड़ा सा देर से होगा, ऑयल थोड़ा और देर से होगा। तो इससे इसका क्या मतलब है नेचर ऑफ सॉल्वेंट से? नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब वो लिक्विड कैसा है जो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अगर वो बहुत वॉलेटाइल लिक्विड है तो बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा, और अगर वो कम वॉलेटाइल है तो उसका इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं वॉलेटाइल, कि भाई वॉलेटाइल लिक्विड जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होंगे, और फिर दूसरा आता है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन या इवेपोरेशन, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है मैटर की जनरलाइज थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। चलिए तो लिखते हैं सबसे पहला कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है, ठीक है। तो लिखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, नाउ सारा मैटर जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस भी है, स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो मैटर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है रैंडम मोशन इज सीन इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब रैंडम मोशन हमें देखने के लिए मिलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। कैसा रैंडम मोशन? इन जनरल जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कि भाई हम इधर से ही मूव करेंगे या वैसे ही मूव करेंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में रैंडम मोशन भी देखने के लिए हमें मिलता है। सो ये हमारे पोस्टुलेट्स हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के, ठीक है। एंड नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है मेल्टिंग की प्रोसेस, अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखिए नेक्स्ट
बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना, मेल्टिंग पॉइंट वाला। सो मेल्टिंग की प्रोसेस के लिए ध्यान से देखिएगा, ये एक सब्सटेंस है, ये समझ लीजिए आइस है, ठीक है, ये अभी -5 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और 0 डिग्री तक पहुंचेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज राइजिंग, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही वैसे काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही वैसे काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो 0 डिग्री तक काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई और टेम्परेचर भी बढ़ता गया। उसके बाद 0 डिग्री पे जब पहुंचे तो अब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो अब टेम्परेचर तो अब्सॉर्ब हो रहा है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अब पार्टिकल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरती जाएगी। तो क्या होता जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को अब्सॉर्ब करते जाएंगे, अब्सॉर्ब करते जाएंगे, अब्सॉर्ब करते जाएंगे, और बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण पार्टिकल्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस आता है वो पार्टिकल्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से लेकर 0 डिग्री तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, बट अब जो टेम्परेचर जा रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ रही है, और स्पेस बढ़ने से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। क्लियर हुआ? सो ये मेल्टिंग की प्रोसेस है पूरी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कलर्ड इंक। ओके, तो हमने क्या किया, जैसे कि हमने लिया सबसे पहले तो एक क्रोमैटोग्राफी पेपर, ठीक है, क्योंकि क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है ना इंक के अलग अलग कलर्स को सेपरेट करने की। ये हमने क्रोमैटोग्राफी पेपर लिया। क्रोमैटोग्राफी पेपर में हमने बेस से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक स्पॉट बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे हमारा लोडिंग, इसको हम लोग बोलेंगे हमारा लोडिंग स्पॉट या लोडिंग पॉइंट, ठीक है। लोडिंग स्पॉट या फिर लोडिंग पॉइंट हमने वो बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे हमने अपना जो मिक्सचर था, मेरा मिक्सचर कौन सा है समझ लीजिए, हमने रेड और ब्लू इंक को मिक्स किया है। तो रेड और ब्लू इंक मिक्स होके ब्लैक कलर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां उसे ग्रे से थोड़ा सा शो करूंगा, ये ब्लैक कलर का स्पॉट मैंने यहां लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्रोमैटोग्राफी के पेपर को, ये पेपर क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक है, ठीक है। अब पेपर क्रोमैटोग्राफी की इस टेक्निक में जो ये पेपर है हमारा, इसको मैं एक बीकर में डाल दूंगा, ठीक है। एक बीकर या फिर क्रोमैटोग्राफी चेंबर में मैंने डाल दिया इसको इस तरीके से। अब इसके अंदर मैंने भर दिया सॉल्वेंट, वाटर भर दो समझ लो, है ना, मैंने इसमें वाटर भर दिया। अब धीरे धीरे वाटर जो होगा वो अब्सॉर्ब होना शुरू होगा पेपर पे, और पेपर पे वो चढ़ना शुरू करेगा वाटर, और ऊपर जाएगा। अब इंक जो होती है वो पानी में सोल्यूबल होती है, तो इंक भी पानी के साथ मिलके और ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी। जैसे जैसे वाटर ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे इंक भी साथ में जाएगी। तो थोड़ी ही देर में क्या होगा, जो ये ब्लैक कलर की इंक मैंने यहां लगाई थी उसमें से इस तरीके से रेड कलर अलग होने लगेगा, और ऐसे ही ऊपर जाते जाते साथ में हमें दिख जाएगा ब्लू कलर। ओके, सो अब आप देखिए रेड और ब्लू दोनों कलर्स हमें अलग अलग मिल गए। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ इंक। एक इंक के अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग कलर्स को आप पेपर क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक से अलग कर सकते हो। जैसे ही आपका पानी यहां पे पहुंच जाएगा इधर तक, आप इस पेपर को बाहर निकाल लो, ड्राई कर लो, आपका रेड और ब्लू इंक अलग हो गई है। सो पेपर क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। A solid mixture contains sand, camphor, sulfur, potassium nitrate and sodium chloride. ठीक है, देखिए हमारे पास बहुत सारे वो हैं सब्सटेंसेस हैं जो एक मिक्सचर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस मिक्सचर में वाटर ऐड करो। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो आपका जो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों पानी में घुल जाएंगे और अलग हो जाएंगे। पानी में घुल के ये लोग अलग हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या हुआ, क्या बचा, देखो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे, सैंड, कैम्फर, सल्फर,
पोटेशियम नाइट्रेट के लिए मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं और सोडियम क्लोराइड के लिए भी उसका फॉर्मूला लिख दिया। ये है हमारे पास 5 चीजें। अब देखिए, जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे, आपने जैसे ही इसमें वाटर ऐड किया, आपके ये दो KNO3 और NaCl पानी में डिसॉल्व होके अलग हो जाएंगे। अब मेरे पास बचा क्या? अब मेरे पास बचा सैंड, कैम्फर, सल्फर। ठीक है, अब इन तीनों के मिक्सचर को मैंने डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसमें सल्फर जो होता है वो CH2 में डिसॉल्व हो जाता है। तो CH2 में सल्फर डिसॉल्व हो गया। सल्फर को तो मैं बाद में इवेपोरेट करके CH2 से निकाल लूंगा, तो हम वहां पे उसे अलग कर लेंगे। अब CH2 में सल्फर मेरा आ चुका है, सल्फर को मैंने अलग कर दिया। ओके, अब बचा क्या है? सैंड और कैम्फर, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड तो मेरा अलग हो गया है। अब इसमें सैंड जो है, सैंड और कैम्फर जो है, तो सैंड और कैम्फर के लिए आप क्या करोगे? सैंड और कैम्फर के लिए आप क्या करोगे? इनको आप हीट कर दो। जैसे ही आप हीट करोगे, जो कैम्फर है वो सबलाइम है, तो कैम्फर उड़ने लगेगा, कैम्फर उड़ने लगेगा और सैंड जो है वो वहीं रह जाएगी। सैंड नीचे रह गई, कैम्फर उड़ गया, आप ऊपर उसको एक ठंडा कंटेनर लगा दोगे तो कैम्फर जाके उस ठंडे कंटेनर में कंडेंस हो जाएगा और वहीं रह लेगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, हमारे डिपोजिशन बोलते हैं इसको। तो कैम्फर अलग हो गया, सैंड अलग हो गया, सल्फर तो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड में चला गया था, हम उसमें से निकाल लेंगे उसको। अब पोटेशियम नाइट्रेट और NaCl है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और NaCl में क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसकी सोल्यूबिलिटी पानी में ज्यादा है और NaCl की सोल्यूबिलिटी पानी में कम है। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपने ध्यान से सुन ली कि पोटेशियम नाइट्रेट की जो सोल्यूबिलिटी है वो ज्यादा है और सोडियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी कम है। तो ये डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटीज से आप पोटेशियम नाइट्रेट और NaCl को अलग कर सकते हो। आप हीट करोगे सोल्यूशन को, पोटेशियम नाइट्रेट पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप ठंडा करोगे, आपको NaCl के क्रिस्टल्स बाहर निकल के आने लगेंगे। आपने हीट किया तो हीटेड सोल्यूशन में पोटेशियम नाइट्रेट तो पूरा डिसॉल्व हो गया। जब आपने इस सोल्यूशन को ठंडा किया तो NaCl जो है वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि NaCl की सोल्यूबिलिटी एज कंपेयर टू पोटेशियम नाइट्रेट कम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां एक प्रोसेस दी हुई है हमारी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो है आपकी, ये जो हमने KNO3 और NaCl को अलग करने के लिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी कि NaCl और KNO3 को आप कैसे कर सकते हो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। कि भाई किसी के क्रिस्टल जल्दी निकल जाएंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी सॉल्वेंट में कम है, और जिसके क्रिस्टल अभी बाहर निकल के नहीं आए हैं उसकी सोल्यूबिलिटी हमारे सॉल्वेंट में ज्यादा है। तो क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट की ज्यादा थी तो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं निकला क्रिस्टल्स के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड निकल के बाहर आ गया। तो ये एग्जांपल सेम पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का आप यहां फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही यही बोलता है कि एक्सप्लेन करिए और एग्जांपल दीजिए। तो अभी पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मैंने आपको समझाई दिया फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि समझ लो हमारे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने लिया मडी वाटर। मडी वाटर में क्या होता है, पानी में पूरी मिट्टी मिट्टी पड़ी होती है। तो थोड़ी देर के लिए आप इस मडी वाटर को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, बिना हाथ लगाए कुछ करे छोड़ दो एक जगह पे। थोड़ी देर में क्या होगा, पूरी जो मिट्टी है, जो मड है, वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर क्लियर वाटर बचेगा। ऊपर वाटर बचेगा, नीचे मड जो है वो अलग सेपरेट हो गया, क्योंकि मड के पार्टिकल्स हेवी थे तो वो नीचे आ गए, वाटर हमारा ऊपर रह गया। ये हुआ प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, जिसमें हेवियर पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाते हैं और हल्के पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। तो पानी हल्का है वो ऊपर है और जो हेवी मड है वो नीचे आ गया। अब आपने इसी बीकर को, पहले तो एक मिनट, एक और बीकर रखा, ये बीकर ए था, ये बीकर बी है। अब क्या किया आपने, इसी बीकर ए को धीरे से उठाया और आपने इसमें से इसको टिल्ट करके, जैसे ही आप टिल्ट करोगे तो ये मड जो है वो तो नीचे आ जाए, नीचे ही नीचे रहेगा। ये वाटर को आपने डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, ये तो ऊपर का वाटर अलग हो जाएगा और जो नीचे मड है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। आपने उठा के बीकर को धीरे धीरे ऐसे टेढ़ा करके पूरा पानी निकाल दिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो ये हुई प्रोसेस ऑफ
सेडिमेंटेशन, और ये है प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। इजी प्रोसेस है ये दोनों में से, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंशियल लिक्विफिकेशन। प्रेफरेंशियल लिक्विफिकेशन, आप टेम्परेचर्स के बेसिस पे, डिफरेंस के बेसिस पे आप गैसेस को लिक्विफाई कर लेते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर अकेला प्रेशर उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकता, बट उस टेम्परेचर के नीचे प्रेशर अकेला गैस को लिक्विफाई कर सकता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर अबव विच प्रेशर अलोन कैन नॉट लिक्विफाई एनी गैस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन से पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतना इजी उस गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो। दिस इज प्रेफरेंशियल लिक्विफिकेशन। हमने इच्छा अनुसार लिक्विफिकेशन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है, अलग अलग टाइम्स पे। देन वी हैव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिन सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास होता है, जिन सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से भी कम का डिफरेंस हो, तो उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैं आपको अगर सेटअप बना के दिखाऊं उसका, तो वी टेक अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, या हमने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लिया, ठीक है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने यहां पे लगा दिया है ये थर्मामीटर लगा है, और थर्मामीटर भी कोई हमें इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा छोटा थर्मामीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऊपर से बंद है, ये थर्मामीटर लगा दिया। ये जो है ना, ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग, हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसको हमने एक सपोर्ट पे लगाया, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। नीचे से हम उसको हीट करेंगे, नीचे से हमने उसको हीट करने के लिए रखा हुआ है। यहां हम फ्लेम दे देते हैं, ओके। इस तरीके से हम हीटिंग करेंगे नीचे से। अब ये हमारा फ्लास्क है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ए और बी आपस में मिक्स्ड है, ओके। ए का टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, समझ लीजिए हम लिख लेते हैं 80, और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 92 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत पास है। अब ये जो बनाया हुआ है ना मैंने कॉलम, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर या तो ग्लास बीड्स, कंचे होते हैं जो वो, या छोटे छोटे स्टोन्स, या फिर चीनी मिट्टी के टुकड़े, चीनी मिट्टी के किसी भी बर्तन के टुकड़े आप इसमें डाल सकते हो। अब क्या होता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, दोनों का बहुत डिफरेंस बहुत कम है, तो जैसे आप हीट करते हो ए और बी साथ में उड़ के ऊपर चलते हैं। तो क्या होता है, ए का तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है, तो ए इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होके वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये ए इवेपोरेट हो रहा है और इवेपोरेट होके वो जाने लगा, निकल के ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये है ए, बट ए के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा बी भी निकलने लगता है साथ ही साथ में, ये बी भी निकलने लगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज बी। अब क्या करें, जब ए और बी साथ में ही जाएंगे तो हम कैसे कलेक्ट करेंगे। आगे हम सबसे पहले हमारा वो बना दें, ये हमारा कंडेंसर है, और यहां से एक अलग बीकर में चीजें कलेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से ए और बी ये दोनों उड़ते हुए, ए और बी जो है वो ऊपर पहुंचे, बट ए का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ए तो क्या करेगा, बड़ी तेजी से इसको क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। ये ए पहुंच गया है, और ये कंडेंसर लगा हुआ है, तो कंडेंसर क्या करेगा, इसके वेपर को ठंडा कर देगा और हमें ए जो है वो इधर मिल जाएगा। अब जो ये जा रहा है बी, इसके साथ क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होगा, जो बी है
वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और जो ये मैंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बीड्स डाले हुए ना, ग्लास बीड्स है या पोर्सिलियन मतलब हमारे चीनी मिट्टी के टुकड़े हैं, पीसेस जो है चीनी मिट्टी के कोई भी बर्तन के, या फिर छोटे स्टोन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये अपने बेस पे, मतलब जैसे ये कोई स्टोन है तो अपने बेस पे इस बी लिक्विड को ये कंडेंस करा देगा, क्योंकि बी लिक्विड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अभी आया नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, तो उसके पार्टिकल्स में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो क्रॉस करके पूरा और वहां पे अलग होके आ जाए, तो बी क्या करेगा, इवेपोरेट होके जाएगा, बट कंडेंस होके वापस से नीचे आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर कंडेंस होके नीचे आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर कंडेंस होके नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर बढ़ के 82 83 होगा, तो पूरा ए निकल के जा चुका होगा और वहां कलेक्ट हो चुका होगा। तब तक बी का टेम्परेचर पहुंचा नहीं है, तो बी क्या करेगा, जाएगा ऊपर से टकरा के वापस, फिर जाएगा टकरा के वापस, ये प्रोसेस ही करता रहेगा। इससे रिपीटेड इवेपोरेशन कंडेंसेशन, रिपीटेड इवेपोरेशन कंडेंसेशन से बी को हमने रोक लिया, ए को जाने दिया, तो इससे ए और बी सेपरेट हो गए। वाटर और एसीटोन को आप इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, वाटर एसीटोन, ठीक है, आप कर सकते हो इनको सेपरेट इस प्रोसेस से। चलिए, तो यहां पे हमारा ये मेथड्स होते हैं कंप्लीट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When glass of water is freezed, formation of ice starts from the top layer, but melting of ice starts from the bottom. इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो आइस है दैट इज लेस डेंसर देन वाटर। सिंपल सा फंडा है। अब समझ लीजिए ये कोई लेक है, ये कोई सा भी एक लेक है। अब होता क्या है, आइस क्योंकि हल्की होती है तो वो फ्लोट करके वाटर के ऊपर आ जाती है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि आइस का जो जमना होता है वो हमेशा ऊपर से शुरू होता है। क्यों ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि आइस जो है वो हल्की होती है, तो वो एनी हाउ अगर कहीं भी बनेगी तो वो फ्लोट करके तो ऊपर ही आएगी, तो वो लेस डेंसर है, तो आइस ऊपर जम गई। ठीक है, ये लीजिए, यह आइस जम गई है किसी भी लेक पे और अच्छी खासी जम गई है। ठीक है, काफी सारी इतनी आइस जमी हुई है, समझ लीजिए हम लोग इसको व्हाइट कलर से बना देते हैं, ये आइस जमी हुई है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यह है आइस, ओके, और नीचे है वाटर। अब होता क्या है, मेल्टिंग कहीं से भी शुरू हो, वाटर जो होता है वो भारी होता है आइस से, तो उससे क्या होता है, जैसी मेल्टिंग शुरू होती है वाटर जहां से भी मेल्ट होगा वो नीचे की तरफ ही आएगा, और ऐसा अपीयर होता है कि वाटर नीचे से मेल्ट हो रहा है और ऊपर से नहीं, ऐसा अपीयर होता है कि वाटर नीचे से मेल्ट हो रहा है। क्योंकि क्या है, वाटर भारी है तो वो जहां पे भी मेल्ट होगा वहां से वो आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि वो भारी है और आइस ऊपर ही रहेगी। सो बस ये रीजन है उसकी डेंसिटी के डिफरेंस के कारण कि लगता है कि आइस ऊपर से जमना शुरू हो रही है और मेल्टिंग जो होती है वाटर की वो नीचे से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Solids generally undergo melting on heating, but only certain specific solids like naphthalene, camphor undergo sublimation. Give a reason. इसका रीजन ये है कि हर वो सॉलिड, ये कोई सॉलिड है A, ठीक है, हर वो सॉलिड जिसका वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure, हर वो सॉलिड जिसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मच बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट, अगर उस सॉलिड के मेल्ट होने से पहले ही उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं जो इस पे अप्लाई होती हैं कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मच बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने से भी पहले अगर ये चीज हो जाए तो ये सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, सो यही उसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सॉलिड्स सबलाइम हो जाते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। ओके, fractional distillation of ethyl alcohol water mixture gives a mixture of 95.6% ethyl alcohol and 4.4% water. Further separation can be brought about either by the addition of CaO or by the addition of a water soluble salt such as potassium acetate. Justify the formation of pure ethyl alcohol in both the cases. ध्यान से देखिए, हमने हमारा इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 95.6% इथाइल अल्कोहल और 4.4% वाटर है। अब इसको सेपरेट कैसे किया जाए? एक केस तो है सीधा सीधा आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, और दूसरा तरीका है कि आप इसमें पहले पोटेशियम एसिटेट या कैल्शियम ऑक्साइड जैसा कोई सॉलिड डाल दो। उससे क्या होगा, ये वाटर सोल्यूबल सॉलिड है तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे बहुत अच्छे से। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो हमने पहले पढ़ा है कि जैसे ही आप इंप्योरिटी ऐड करते हो उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इथाइल अल्कोहल का तो वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट कम था, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम था और वाटर का इधर पे था, और इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्रीज के आसपास अराउंड इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब ये तब का केस है जब हमने कुछ भी सॉल्ट ऐड नहीं किया है, तो इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में, आप समझ लो इतना डिफरेंस है। बट अगर आपने क्या किया, कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, आप समझ लीजिए, है ना, अब आपने कोई सॉल्ट ऐड कर दिया तो इथाइल अल्कोहल में तो वो सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल है नहीं, वो सॉल्ट सोल्यूबल है वाटर में। तो क्या होगा, वाटर में हमने पढ़ा है कि जैसे इंप्योरिटी आप पानी में ऐड करते हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो इंक्रीज हो जाता है इंप्योरिटी ऐड करने पे। तो समझ लो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, जितना आप उसमें सॉल्ट या इंप्योरिटी ऐड करोगे उसके हिसाब से हो जाएगा। अब डिफरेंस जो है वो बढ़ गया, उसमें डिफरेंस कम था, इसमें डिफरेंस ज्यादा है। अब वहां 78 से 88 से 98 22 डिग्रीज का डिफरेंस था, तो 22 डिग्रीज के डिफरेंस के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, यहां हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, बट इस कंडीशन में क्योंकि 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है ना, 78 से 88 से 98 और 108 तीन कम 27 डिग्री का है, तो क्योंकि 25 डिग्री से ज्यादा है डिफरेंस तो हम यहां पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और सिंपल डिस्टिलेशन जो है उसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है, हीटिंग करो, पहले इथाइल अल्कोहल उड़ के अलग हो जाएगा फिर वाटर, वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जो सरफेस एरिया देता है कंडेंसेशन के लिए, फिर वो इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, ये चीज होती है। तो बेसिकली जो ये CaO या फिर कोई भी ऐसा चीज जो वाटर सोल्यूबल हो, देखो लिखा भी हुआ है, ये डाल दी जाए तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को वो बढ़ा देगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In cold countries, ethylene glycol is used in car radiators for both winters as well as summer seasons. देखिए होता क्या है कि जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहां विंटर्स और समर्स में ऑलमोस्ट टेम्परेचर ठंडा ही होता है। तो मेन रीजन क्या है इथिलीन ग्लाइकॉल को कार रेडिएटर्स में डालने का, ये एक तरीके का एंटी फ्रीज होता है। तो पानी में जब आप पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करते हो तो वो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना उसको और नीचे गिरा देता है। नॉर्मली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्रीज, बट इफ यू ऐड, जैसे ये है वाटर का, बट अगर आपने प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल कर दिया, अगर आपने क्या किया है इथिलीन ग्लाइकॉल को साथ में ऐड कर दिया है तो क्या होगा, 0 डिग्री से नीचे गिर जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो ठंडे टेम्परेचर्स पे भी पानी बहुत टाइम तक फ्रीज नहीं होता क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट इथिलीन ग्लाइकॉल ने और नीचे गिरा दिया है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई कार में इथिलीन ग्लाइकॉल को रेडिएटर्स में यूज करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When a mixture of 3 miscible liquids is subjected to fractional distillation, liquid B is obtained in the receiver flask. हमारे पास 3 है, A, B और C, है ना। A, B और C हमारे पास 3 सब्सटेंसेस हैं। अब इसमें उन्होंने ये बोला कि जो B है वो रिसीवर्स फ्लास्क में ऑब्टेन होता है सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या है कि जो B है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसीलिए
जो हम साइड में रिसीवर्स फ्लास्क लगाते हैं ना, इस तरीके से ये हमारा ये है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, यहां पे हीटिंग चल रही है और ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये हमारा रिसीवर्स फ्लास्क है, ये कंडेंसर, ये रिसीवर फ्लास्क नीचे लगा है। बी इसमें सबसे पहले कलेक्ट हुआ, तो बी का सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके आगे क्या बोला उनने, द रिमेनिंग मिक्सचर ऑन फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ए इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसका मतलब ए यहीं रह जाता है, बी उड़ जाता है। तो सबसे पहले बी पहुंचा, बी को तो हमने अलग कर दिया। अब सी जो बचा हुआ है, सी इवेपोरेट हो गया और ए यहीं रह गया नीचे। तो इसका मतलब बी का सबसे कम है, उससे ज्यादा सी का है और उससे ज्यादा ए का है। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब हमें ये क्या बताता है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स कमेंट ऑन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए, बी एंड सी व्हेन दे आर इन गैसियस स्टेट। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर बी का है वो सबसे कम रहेगा, क्योंकि बी जो है वो लिक्विफाई करना सबसे ज्यादा आसान है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर बी का सबसे कम, फिर सी का उससे ज्यादा, फिर ए का सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ए को लिक्विफाई करने, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में लग रहा है। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ बी, सी, ए। नेक्स्ट, Dicky, Mickey and Vicky had 3 liquids A, B and C respectively. They mixed these liquids and observed that they form a homogeneous mixture. सेम कंडीशन है जो पहले वाले क्वेश्चंस की थी भाई। इसके पहले जस्ट जो क्वेश्चन रहा है वो और ये सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है क्वेश्चंस की, ठीक है। देखिएगा, they were unable to separate the liquids and asked their teacher to separate these for them. The teacher subjected the given mixture to fractional distillation. Liquid B was obtained in the receiver's flask. सबसे पहले B मिला, फिर देखिए ऑन फर्दर डिस्टिलेशन A was left behind in the distillation flask. A पीछे ही रह गया और C बीच में, मतलब A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, C का कम था, फिर B का सबसे कम था। उनने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट कमेंट ऑन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A, B एंड C इन देयर रिस्पेक्टिव गैसियस स्टेट्स। सो सेम वही, क्रिटिकल टेम्परेचर में B का सबसे कम होगा, फिर C का होगा, फिर A का होगा। तो जो ये ऑर्डर लगा हुआ है ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स का भी ऑर्डर है और उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ऑर्डर हमें बता ही दिया कि कौन सबसे पहले जाएगा, फिर कौन सा जाएगा और फिर कौन सा जाएगा। ओके, सो बी सबसे पहले जाता है, ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा। अगर हम इसमें पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, सी का थोड़ा ज्यादा है, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में और ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम रहेगा। 2 ice blocks of 10 grams each are placed in 2 liters distilled water at 273 Kelvin. One of the ice blocks is made up of sea water and the other one is made up of distilled water. What will you observe if the ambient temperature is also 273 Kelvin? Give reasons to support your observation. तो देखिए हो क्या रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं सी वाटर की, सी वाटर में क्या डिसॉल्व है, वाटर के साथ सॉल्ट है ना, वाटर के साथ सॉल्ट डिसॉल्व है। और जब हम बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योर वाटर है, इसमें कोई भी चीज मिलाई नहीं गई है अलग से, ठीक है। सो क्या किया गया है, वन ऑफ द आइस ब्लॉक्स इज मेड अप ऑफ सी वाटर जिसमें वाटर सॉल्ट है, अदर इज मेड अप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर है। ओके, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज आल्सो 273 केल्विन। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि भाई इन चीजों का सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर को हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं, वो भी 273 केल्विन है, 0 डिग्री पर रखा है। अब सी वाटर वाला जो आइस क्यूब होगा ना वो पिघलना शुरू हो जाएगा, क्यों, अगर उनका एम्बिएंट टेम्परेचर भी 273 केल्विन रखा है तो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट डालने पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो नीचे गिर जाता है, तो 0 डिग्री से नीचे गिर जाएगा ये टेम्परेचर। तो अब अभी जो मेरा टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर, बट हमारे सी वाटर का जो तो फ्रीजिंग पॉइंट है वो समझ लो -5 डिग्री पे हो गया है। जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट सी वाटर का जो आइस क्यूब है उसका मेल्टिंग पॉइंट जब -5 डिग्री पे है, तो जब -5 डिग्री टेम्परेचर आएगा वो तब मेल्ट होगा। 0 डिग्री तो बहुत ऊपर है -5 से, इस पे वो मेल्ट होता है या फ्रीज होता है, 0 डिग्री उससे बहुत ऊपर है, तो सी वाटर का जो आइस क्यूब है वो सीधा सीधा मेल्ट होने लग जाएगा। याद रखना, जब भी इंप्योरिटीज ऐड की जाती है ना पानी में तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को भी नीचे गिरा देती है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का और नीचे गिर जाना,
ठीक है, तो सी वाटर जो होगा वो मेल्ट होने लगेगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो सी वाटर वाली जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होने लगेगी क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे गिर गया है, और -5 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट और अभी टेम्परेचर 0 है, मतलब 0 इज मोर देन -5, तो 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा। डिस्टिल वाटर का जो आइस क्यूब है वो एज इट इज रहेगा। ओके, कैन फेज ट्रांजिशन बी यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड? फेज ट्रांजिशन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना या स्टेट्स का चेंज होना। बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हो क्योंकि गोल्ड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अगर मेरा गोल्ड जो है वो प्योर है, प्योर गोल्ड है, तो वो उसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। एक अगर समझ लो भाई मुझे आइस की प्योरिटी चेक करनी है कि भाई जो आइस ये जो है ये मेरे प्योर पानी की बनी है या नहीं, तो मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करूंगा। अगर वो 0 डिग्री पे मेल्ट हो रही है तो वो प्योर वाटर से बनी हुई है, अगर वो या तो -1 पे या 1 पे मेल्ट हो रही है तो फिर इसका मतलब उसमें इंप्योरिटी डली हुई है। वैसे ही गोल्ड के साथ होता है कि गोल्ड, प्योर गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। अब उस मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर या नीचे अगर गोल्ड मेल्ट हो गया इसका मतलब ये कि उसमें कोई इंप्योरिटी डली हुई है। सो यू कैन टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड विद दिस। ओके, the melting point of a non-sublimable solid is 100 degrees Celsius. What do you observe when a small piece of this solid is taken in a test tube and placed in boiling water? बहुत इजी क्वेश्चन है। उनने बोला है कि एक नॉन सबलाइम सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का, तो भाई 100 डिग्री ही बॉइलिंग पॉइंट भी तो होता है वाटर का। अब अगर आपने एक टुकड़ा सॉलिड एक टेस्ट ट्यूब में डाल के बॉइलिंग वाटर में रख दिया तो पानी बॉईल हो रहा है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री से ज्यादा पानी जा ही नहीं सकता, और जब 100 डिग्री से ज्यादा जाएगा ही नहीं तो ये सॉलिड मेल्ट ही नहीं होगा। 100 डिग्री पे वो सॉलिड लिक्विड के ट्रांजिशन स्टेट पे आके रुक जाएगा। बस वहां वो ट्रांजिशन पॉइंट था ना कि अब जितनी भी हीट आएगी वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, मतलब सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट होगा। वो नहीं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में जिस हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। तो अब जब आपका पानी 100 डिग्री से ऊपर जाएगा ही नहीं क्योंकि बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री होता है, तो वो सॉलिड एज इट इज रहेगा। आपने टेस्ट ट्यूब में सॉलिड को डाल के बॉइलिंग वाटर में रख दिया, अब पानी बॉईल हो रहा है, धीरे धीरे वो सॉलिड को हीट दे रहा है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री पहुंच गया। अब 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा सकता क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री होता है। इसके बाद पानी वेपर बन जाता है, तो अब हीट आप जितनी भी दोगे वो वाटर उसको वेपर में बना के कन्वर्ट करता जा रहा है, वो इसको पास ही नहीं करेगा मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड को। तो ट्रांजिशन जो इतनी देर से सॉलिड को हीट जा रही थी वो सिर्फ तभी तक थी जब तक सॉलिड 100 डिग्री पे पहुंच गया। बस अब इससे ज्यादा कोई हीट जाएगी नहीं और ना कुछ होगा, तो इट वुड रिमेन एज इट इज, नो चेंज इन सॉलिड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the shape of the meniscus observed when water and mercury are taken in two different capillary tubes and why? देखिए, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो तो उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेसिव। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो तो उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको फोर्सेस बता रहा हूं क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब वाटर जो होता है ना, वाटर हमेशा, मेनिस्कस का मतलब होता है जब पानी को आप टेस्ट ट्यूब या किसी भी जगह पे, जैसे यहां ये बोल रहे हैं कैपिलरी, कैपिलरी में आप भरते हो, तो जब आप वाटर को कैपिलरी में भरते हो, इधर देखिए, तो वाटर एक ऐसा कर्व फॉर्म कर लेता है कैपिलरी के अंदर, इसे बोलते हैं कॉनकेव। वाटर जो है ये ऐसा फॉर्म कर रहा है और इसे हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉनकेव कर्व। ठीक है, इसे कॉनकेव कर्व बोलते हैं। अब क्या होता है इससे कि जो वाटर होता है उसमें एडहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। एडहेसिव फोर्सेस का मतलब क्या है कि वाटर जो है वो अपने कैपिलरीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। देखो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है एडहेसिव फोर्स इसमें, तो इस वजह से इसका मेनिस्कस कैपिलरी पे जहां चिपका होता है ना वाटर, वहां से ज्यादा वाटर चढ़ा होता है कैपिलरी की तरफ, तो बीच में ऐसा एक कर्व आ जाता है, कॉनकेव बन जाता है वो। ठीक है, इसे कॉनकेव मेनिस्कस बोलते हैं। वहीं मर्क्यूरी की अगर हम बात करें, दिस इज फॉर मर्क्यूरी। ठीक है, यहां मैं Hg लिख देता हूं। मर्क्यूरी का ऐसा कॉन्वेक्स कर्व आता है कैपिलरी में, जब आप भरते हो ना तो मर्क्यूरी ऐसी भरी हुई होती है, कॉन्वेक्स। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं हम लोग कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स कर्व आता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। क्लियर हुआ?
मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, वो आपस में ज्यादा चिपके होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं हम यहां ज्यादा ना चिपके और दूर रहें ज्यादा कैपिलरी की वॉल्स से। तो अब सेम मॉलिक्यूल्स कोहेसिव मतलब क्या, जैसे वाटर के बीच का, मर्क्यूरी के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कोहेसिव में आ गया, और वाटर और हमारे ग्लास का, या मर्क्यूरी या ग्लास का, ग्लास होती है ना कैपिलरी की वॉल, इनका आ जाता है एडेसिव में। तो वहां पे क्या है, एडेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं कोहेसिव से, तो कॉनकेव आया है, और इधर पे हमारे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं एडेसिव से, इस वजह से कॉन्वेक्स करवाया है। ठीक है, मेनिस्कस हैं ये दो अलग अलग। चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसी के साथ हमारे यहां पे प्रैक्टिस शीट 2 के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अगर आपको अपने वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखने में या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियोस नहीं मिल रहे हैं सीक्वेंस में, तो परेशान ना हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जाइए। वहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो पूरे कोर्सेज आपको दिखेंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको IIT JEE और नीट के कोर्सेज दिख जाएंगे। आप अपने कंसर्न्ड, जैसे आप फाउंडेशन के हैं, तो अगर आपको आगे नीट देना है या फिर JEE देना है, तो नीट अगर आपको देना है तो आप नीट पे क्लिक कर दीजिए, JEE देना है आप JEE पे क्लिक कर दीजिए। फाउंडेशन में आप जो भी पढ़ना चाहें आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ओके, सो अब आप अगर एक चीज देखेंगे तो आपको है ना फाउंडेशन कोर्सेज JEE और नीट दोनों में मिलेंगे। बस फर्क क्या रहेगा, JEE के फाउंडेशन में आपको यहां मैथ्स मिलेगा, नीट के फाउंडेशन में आपको वहां बायो मिलेगा, और यहां मेन कोर्सेज हैं जो आपके मेन कॉम्पिटिटिव के कोर्सेज हैं वो। तो फाउंडेशन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के फाउंडेशन पे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, नीचे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप चैप्टर्स पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें पूरे टॉपिक्स दिए होंगे। आप टॉपिक पे क्लिक करके वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे वीडियो ओपन हो जाएगा। यहां वीडियो आप प्ले करके आराम से उसको देख सकते हैं। क्लियर? ओके, मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन कोर्सेज और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE और नीट, इनकी तैयारी 100% फ्री में आपको कराता है ऑन द चैनल मैग्नेट ब्रेन्स फॉर IIT JEE एंड नीट। यहां पे आपको सारी चीजें 100% फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ मिलती हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education and keep watching Magnet Brains IIT JEE and NEET channel. Thank you.